साल अब कह रहा है मुस्कुराकर अलविदा कि यादों की महक छोड़कर वो चला जाएगा। नया साल आएगा लेकर खुशियों का खजाना, आने वाला पल हो जाए आपका चमकता सितारा। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ साल के अंतिम सोमवार पर नमस्कार लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, दिन है सोमवार का और हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारे साहित्य और संगीत का भंडार। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ हमारी इस यात्रा के साझेदार बने। वो कैसे? जी, क्योंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है और लाइव हम आपको दिख रहे हैं 9:30 से 10:30। लेकिन अगर टीवी के सामने आप नहीं बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब पर जाइए, डीटीएमपी टाइप कीजिए, हम आपके सामने उपस्थित होंगे और विषय विशेषज्ञों से आप उनके विषय के अनुसार प्रश्न कर सकते हैं। सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे हमारे विषय विशेषज्ञ के। तो किस प्रकार से कॉल करेंगे? जी हाँ, लाइव फोन इन है तो कॉल करने के लिए नंबर्स लिख लेना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए लिख लीजिए भोपाल दूरदर्शन के फोन नंबर जो कि हैं भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में। सबसे पहले है 0755260049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निशुल्क है, 0755260323। ये हुए फोन नंबर्स और स्क्रीन पर स्क्रॉल भी हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ये हुई बात हमारे फोन नंबर्स की, लेकिन कार्यक्रम की रीत भी है। वो किस प्रकार से? जी हाँ, हम अपने कार्यक्रम के शुरुआत में आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है, पंचांग क्या कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैलेंडर की तरफ। विक्रम संवत 2082 पौष माह शुक्ल पक्ष की दशमी है तिथि, 29 दिसंबर 2025 है तारीख, दिन है सोमवार का। जी, साल का अंतिम सोमवार है तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। साथ ही साथ जिन भी हमारे दर्शकों का आज जन्म दिवस है या फिर जिनकी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करता है भोपाल दूरदर्शन परिवार। तो ये तो हुई तिथि की बात, लेकिन हर तारीख अपने अंदर एक इतिहास समाये हुए रहती है। तो चलिए देख लिया जाए इतिहास के झरोके से। 1530 मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना था आज ही के दिन। अगर बात की जाए 1977 की, तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बंबई, जो कि अब मुंबई कहलाता है, उसमें खुला था। 1983 भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे। 1984 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था आज के ही दिन। और अंत में 1985 श्रीलंका ने 43,000 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की थी आज के ही दिन। तो ये तो हुई बात इतिहास की। जी हाँ, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अगर एक विचार हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी हो तो क्यों ना जान लिया जाए वो विचार। तो चलिए जानते हैं आज का विचार क्या है। तू भी वही कर जो घड़ी करती है, चलते रहे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। ये जो आज का विचार है, ये आज के हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के ऊपर लागू होता है। जी हाँ, चलते रहना हमारा काम है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, ईश्वर और किस्मत दोनों आपका साथ जरूर देंगी। तो चलिए, ये तो हुआ विचार। अब आ जाते हैं हम अपने आज के विषय पर। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही खास है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक साहित्यकार का सफर। जी, इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मुन्ना लाल मिश्रा जी, साहित्यकार हैं आप। जी, इनका स्वागत कर लिया जाए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो सर अगर साहित्य की हम बात करते हैं तो मन के अंदर जब आ जाती है बात कि आप क्या वो साहित्यकार कौन सा इस भारतवर्ष में पहले हुए जिनको हमने माना, जिनको हमने सुना, जिनको हमने गुना, तो वो कौन से साहित्यकार थे हमारे देश में प्रथम? देखिए मैम, भारतीय हिंदी साहित्य के जो प्रथम जनक माने जाते हैं वो श्रद्धेय आदरणीय श्री हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में अपना नाम करके हिंदी साहित्य का में एक स्थान दिया है और उन्होंने हिंदी भाषा को अपने जीवन में समृद्ध किया है।
बेशक हिंदी साहित्य उनको अपने हिंदी के माध्यम से हिंदी का जनक मानता है। जी जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात है कि हमने सुना उन्हें। लेकिन अगर कवि की बात की जाए तो वो पहले कवि कौन थे इस देश के? जी, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सर हपा जी हैं। उनको हिंदी साहित्य में सर हपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। जी जी, बहुत अच्छा। आपने कब से लिखना शुरू किया? आपने कब सोचा कि मैं लिख सकता हूँ? एक साहित्यकार होने का एहसास व्यक्ति के मन में वो कब आया? जी, एक्चुअली मेरी दृष्टि से जिस व्यक्ति पर माँ सरस्वती की कृपा होती है तो वो वह साहित्य में प्रवेश कर जाता है। ये अनुकंपा माँ सरस्वती की हमें बचपन से ही प्राप्त हुई। हमारे गुरु थे श्री वीरेंद्र शर्मा जी, जो हायर सेकेंडरी में पढ़ाते थे। उन्होंने जो कविताओं की जो एक प्रतियोगिता होती थी स्कूल में, तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रतियोगिता की, उसमें बच्चों को रखा और मैं कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैंने रचना लिखी। उस रचना में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं से मेरी साहित्य की रुचि, अंदर से कविताओं के लेखन की रुचि जागृत हुई। जी जी जी, आपने जब लिखना शुरू किया तो परिवार का क्या प्रतिक्रिया थी? कभी घर में ऐसा लगा कि किसी ने बहुत प्रोत्साहन किया हो कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे तुम और अच्छा कर सकते हो? जी, कविताएं जब लिखने के लिए बैठा जाता है मेरी दृष्टि से, तो कविताएं उतरती नहीं हैं कागज़ों पर। जी। कविता एक अंदर से एक उबाल लेती है। जब कविता उबाल लेती है तो कविता का सृजन होता है मेरी दृष्टि से। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं पढ़ने की जगह, जो पढ़ने का मेरा समय होता था, उस समय जब कविता उबाल लेती थी तो मैं कविताएं लिखने के लिए बैठ जाता था। इस दौरान स्वाभाविक है कि हमारे परिवार के वरिष्ठ लोग हमसे कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं आप, कविताएं मत लिखो, अभी परीक्षा सामने आ रही है, इसमें मत फंसो। तो कविता लेखन के प्रति हमको चुनौतियां परिवार से उस दौरान मिली जब स्टूडेंट थी, लेकिन उसके बाद मुझे प्रोत्साहन बराबर मिलता रहा। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जब लिखता है उसको साहित्यकार हम बोलते हैं, लेकिन उस उपन्यास हुआ, कोई कहानी, गद्य हुआ, उसके साथ में पद्य का समावेश करना कितना सरल, कितना कठिन? आपने ये दोनों चीजों का समावेश अपने अंदर कैसे किया? जी जी, एक्चुअली साहित्य लेखन एक ऊर्जा मानस की जो ऊर्जा होती है, और साहित्य में जब आदमी प्रवेश करता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर विधा में ही नहीं केंद्रित होता है। वो अपने साहित्य समाज से जब जुड़ता है तो वो गद्य के क्षेत्र में भी लगता है, पद्य के क्षेत्र में भी लगता है, नाट्य विधा में भी लगता है, व्यंग्य विधा में भी लगता है। वो चाहता है कि हम हर साहित्य विधा में अपना स्थान बनाएं, अपनी अभिरुचि को विस्तार दें। जी जी, सर हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आशीष जी टीकमगढ़ से। जी नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए आप अपना प्रश्न। सुप्रभात आप सभी को। जी बहुत शानदार कार्यक्रम आ रहा है। नमस्कार एमपी जी, प्रश्न रखिए। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को धन्यवाद करने के लिए। प्रश्न रखें आप। और मैं श्री मन्नालाल मिश्रा जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो उभरते हुए छोटे साहित्यकार हैं उनको कार्य जी, उभरते हुए जो साहित्यकार हैं उनके लिए क्या मंच है? क्योंकि आजकल कहा जाता है ना, जो जितना मैं समझ पाई हूँ कि मीडिया का जमाना है, लोग लिखन पठन पाठन के अंदर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, वो मीडिया पर जा रहे हैं। तो जी उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहें? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है, जो उभरते हुए लेखक हैं हमारे, तो उन्हें सबसे पहले हमारे जो प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, पुराने साहित्यकार हैं, उनके साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। चाहे वो प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ें, चाहे निराला का साहित्य पढ़ें, चाहे किसी के भी पुराने साहित्यकारों को पढ़ें। पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद लिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ही लिखने का जो अभ्यास है, जो प्रबुद्धता है, वो बनती है, बढ़ती है, और सतत जो है रचना का मंजन होता है, रचना सृजन करते हुए आकार लेती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लिखने के पहले पढ़ें। जी सही आपने कहा है कि व्यक्ति जब पढ़ता है तभी उसके वो मन मस्तिष्क में वो वास करता है, तभी फिर उसके अंदर की जो चेतना है वो जागृत होगी और वो कुछ लिख पाएगा। सर हमने लिखने की बात करी, तो क्यों कुछ सुन भी ना लिया जाए आपसे पहले और फिर उसके बाद आपसे बातें की जाए? जी जी जी, धन्यवाद। देखिएगा,
मैं अपनी एक छोटी छोटी कुछ रचनाएं आपके सामने मुक्तक जो है, बिल्कुल प्रस्तुत। बिल्कुल। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल पास नहीं होती, खुद और खुदा पर यकीन रखना ये मेरे दोस्त, कभी कभी वो मिल जाता है जिसमें कभी ज़िंदगी में आस नहीं होती, जिसमें ज़िंदगी की कभी आस नहीं होती। ज़िंदगी में आदमी का ज़मीर होना चाहिए, ज़िंदगी में आदमी का ज़मीर होना चाहिए, जीवन में परमार्थ की ज़मीन होना चाहिए, जीवन में परमार्थ की ज़मीन होना चाहिए, सिद्धांत की कसौटी पर झुकना नहीं कभी यारो, सिद्धांत की कसौटी पर झुकना नहीं कभी यारो, जिंदा दिली से ज़िंदगी जीना ज़रूर चाहिए, जिंदा दिली से ज़िंदगी जीना जरूर चाहिए। वाह वाह, क्या बात है जी। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र जी टीकमगढ़ से। जी नमस्कार वीरेंद्र जी, रखिए आप अपना प्रश्न। ये मेरा निवेदन ये है जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, रखिए जी। ये बोले जो अभी नमस्कार एमपी चल रहा है आपका, हाँ जी। तो मैं ये प्रश्न रखना चाहता हूँ जी। कि बुंदेलखंड में ऐसे कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने ताजी सृजन किया और अपने विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल जी। बुंदेलखंड के वो कौन से मुख्य कवि हैं जो बुंदेलखंड की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं? जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है वीरेंद्र त्रिपाठी जी आपने। बेशक रूप से बुंदेलखंड से आपका आशा है बुंदेली साहित्य से। हाँ जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल बुंदेली साहित्य के लिए हमारे बुंदेलखंड से जो प्रबुद्ध रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम साहित्य में, बुंदेली साहित्य में परचम लहराया है, उनमें मैं मानता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर कैलाश बिहारी द्विवेदी जी, जिन्होंने बुंदेली की डिक्शनरी लिख कर के देश को एक बहुत बड़ी चीज़ दी है, पुस्तक दी है। उसी तरीके से आदरणीय गुणसागर सत्यार्थी जी, जिन्होंने मेघदूत की, कालिदास की मेघदूत की कृति का बुंदेली में अनुवाद करके देश के विदेश तक उन्होंने अपनी इस कृति को पहुंचाया है। उसी तरह डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित जी हैं, और डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित के साथ साथ ये हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प जो ओरछा टाइम्स के संपादक रहे हैं, इन्होंने बुंदेली के माध्यम से बहुत से अनेक कवि हैं। डॉक्टर कैलाश मड़वैया जी भी आते हैं उसमें, और बहुत से हमारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने बुंदेली का नाम देश में। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी है, रजनी मिश्रा जी जयपुर से। जी रजनी जी, स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, मैं अब आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा आ रहा है जी। और मैं एक सवाल पूछना चाहती थी मिश्रा जी से। जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, रखिए प्रश्न। जी जी। ओरछा स्टेट में आजादी के लिए साहित्य सृजन से किन किन साहित्यकारों ने चेतना का बिगुल फूका? उन्हें किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सुरक्षा कवच दिया? कृपया बताने की कृपा करें। क्या बात, वाह जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा। आप बहुत बहुत धन्यवाद रजनी मैडम जी। बेशक जब हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, उस दौरान अंग्रेज़ों का जो आतंक था, अपनी आज़ादी की चिंगारी के लिए, अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए लोग डरते थे। उस समय हमारी बुंदेलखंड के ऐसे अनेक साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से राष्ट्रवाद की चेतना जगाने के लिए आगे आई, और उनमें से श्री वृंदावन लाल वर्मा जी थे, सुधा और केदारनाथ अग्रवाल जी थे, जानकी प्रसाद दिव्य जी थे, और मैथिली शरण गुप्त जी थे, पद्माकर जी थे, डॉक्टर अंबिका प्रसाद जी थे। लेकिन इन लोगों को अपनी रचनाओं को देने के लिए इन्हें भय था, जो आतंक अंग्रेजों का था। इसके लिए संरक्षण देने के लिए हमारे टीकमगढ़ जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम आदरणीय लाला राम वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने इन सभी रचनाकारों को संरक्षण दे करके अपने अंदर एक गोपनीय रूप से अपना स्थान दे करके उन्हें रचना धर्मता के लिए, देश में क्रांति की चिंगारी की रचनाएं लिखने के लिए उनको प्रश्रय दिया, आश्रय दिया। और लाला राम वाजपेयी जी बेशक रूप से इस क्षेत्र में उनका नाम सभी लोग आज बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं कि उन्होंने साहित्य चेतना के लिए बहुत बड़ा काम किया। देखिए, हम सुन रहे हैं इतने वरिष्ठ
जो हमारे साहित्यकार हैं, इनसे हमने इनकी रचना सुनी, तो क्यों ना इनके लिए भी 2 लाइन तो बनती ही है कि बुंदेलखंड की माटी में गहरा रचा नाम, वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य का महान धाम आप हैं। शब्दों की रंगी बुंदेली संस्कृति की शाम, आपका योगदान अमर रहे सदा, आपका सम्मान। जी हाँ, हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं जी, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए आप अपना प्रश्न। हाँ, नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, आपकी बहुत बढ़िया वार्ता चल रही है। मेरा मन हुआ मैं भी आपसे एक प्रश्न करूं। जी। मैं भोपाल की वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय श्री लाला राम वाजपेयी जी के साहित्य अनुराग कैसा था? रीतिकालीन ओरछा महाकवि केशव जयंती के लिए उनके योगदान को कृपया स्पष्ट करें। वाह, बेशक आदरणीय रेणु जी, आपका धन्यवाद। मैंने कहीं आपके अखबारों में भी पढ़ा है कि आपने रामायण को बुंदेली में लिखा है, इसलिए मैं दूरदर्शन के माध्यम से आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। रेणु जी, जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि आदरणीय लाला राम वाजपेयी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं, जो विंध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं, जो उस दौरान बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े महारथियों के साथ रहे हैं, उनके घर उनका आना जाना हुआ है। ऐसे महारथी द्वारा निश्चित तौर से उनका जो साहित्य का अनुराग था, क्रांति का अनुराग था, वह बेजोड़ था। उन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य के अनुराग को उन्होंने कलम से तो नहीं लिखा, वो रचनाकार कवि तो नहीं थे, लेकिन कवियों को, साहित्यकारों को उन्होंने प्रश्रय दे करके बहुत बड़ा योगदान दिया क्रांति के लिए। और दूसरी बात जो आपने कहा है महाकवि केशव दास जी के लिए, महाकवि केशव दास जी जो रीत काल के महाकवि थे, हमारी बुंदेलखंड के जो महाकवि तुलसीदास जी के समतुल्य थे, तो उन्होंने महाकवि केशव जयंती को प्रारंभ कराने के लिए श्री हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प जो टीकमगढ़ की जाने माने पत्रकार साहित्यकार थे, उनको अपने साथ रख के उसकी कार्य योजना बना करके महाकवि केशव जयंती का कार्यक्रम शुरू किया और सतत रूप से वो 1 दिवसीय से आकार लेता हुआ 7 दिवसीय महाकवि केशव जयंती का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री संस्कृति विभाग द्वारा बड़ा विस्तार के साथ आयोजन होता था। मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ। जी जी, बहुत ही अच्छे से समझाया। और हमारे साथ हमारे लगातार कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इतने लोग आपको देख रहे हैं। जी हाँ, चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए चंद्र प्रकाश जी अपना प्रश्न। मेरा मुन्ना जी से निवेदन है, एक बुंदेलखंडी कविता सुनाए हमारे। क्या बात है, वाह। जी 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 जी, धन्यवाद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। आपका बचपन का बाल सखा। वाह, क्या बात है। याद आया, लगभग 50 साल के बाद मेरी इनसे बातचीत हो रही है। लीजिए, देखिए कितना बड़ा मंच है, कितनी बड़ी एक जनसंपर्क है ये, कि देखिए बचपन के दोस्त जुड़ चुके हैं। जी, मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे बुला करके हमारे एक बिछड़े हुए 50 साल पुराने दोस्त को आज इस दूरदर्शन के मंच से मिलवाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बाटला जी, बाटला जी मेरे साथ के सहयोगी, मेरे बचपन के साथी हैं। तो आपकी जो चाय है उसके लिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ ही कहूँगा, क्योंकि समय अभाव है। बिल्कुल सुनाइए। ये बुंदेली मीठी मीठी बोली, बुंदेली मीठी मीठी बोली, जा बोली है बहुत पुरानी, सांचों कभों नहीं बुनियानी, सबके मन बुंदेली मीठी मीठी बोली। धन्यवाद। जी जी जी, हमारे साथ डॉक्टर निखिल जुड़ चुके हैं आगरा से। जी, स्वागत है निखिल जी आपका। रखिए आप अपना प्रश्न। आपका देखिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सुनने। मिश्रा जी का बहुत बढ़िया, अभी मैंने वो कविता पढ़ी। हाँ जी जी। अब ये बताइए, कुंडेश्वर में चतुर्वेदी 14.5 वर्ष जी, उनका हरित बनवाने में, वहाँ की हरित क्रांति लाने में क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर निखिल सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने बनारसी दास जैसे
देश की विभूति जो हमारे टीकमगढ़ में 14.5 साल रही है, बनारसी दास चतुर्वेदी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 14.5 साल कुंडेश्वर की भूमि पर रह करके देश के जाने माने साहित्यकारों का कुंभ भी वहाँ लगाया और उन्होंने मधुकर पत्रिका का प्रकाशन भी 6-7 वर्ष लगभग किया है, जिसका संग्रह मैंने देखा है। बेशक रूप से उनका बनारसी दास जी ने उस भूमि पर जो 14 साल रहे हैं उसके ऋण को चुकाने के लिए राष्ट्रपति महोदय से, राजेंद्र कुमार जी से, उन्होंने जब उनके पर घर पर गए तो पंडित जी के यहाँ भोजन किया तो उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, आप बताइए आपकी दक्षिणा, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, क्या दूं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मेरी एक ही आपसे अपेक्षा है कि टीकमगढ़ के किसानों को पानी दिया जाए, एक सागर का आकार दिया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे एक सागर बनवाया, एक बहुत बड़ा जो सागर बनवा के किसानों के लिए बहुत बड़ी उपादान दिया है। और बनारसी दास जी 14.5 साल रह कर के उन्होंने हरित क्रांति का भी एक बड़ा विस्तार दिया। वहाँ पे चारों ओर जो महात्मा गांधी का एक भवन भी बनवाया है और जो डाइट है, जो BTI पूर्व में कहा जाता था, तो डाइट कुंडेश्वर की प्रथम प्राचार्य के रूप में शासन द्वारा उन्हें स्थापित किया। भले ही वो 2 दिन के लिए प्राचार्य रहे, लेकिन शासन ने उन्हें सिर्फ बुनियाद के तौर पर उनको वहाँ पे रखा और आज भी उनके साहित्य और पत्रकारिता को याद किया जाता है। महाराज वीर सिंह टीकमगढ़ के जो महाराज नरेश थे, उनके वो गुरु थे, बनारसी दास जी को वो अपने टीकमगढ़ में लाए। बनारसी दास जी ने क्रांति का बिगुल अप्रत्यक्ष रूप से बजाया। राजा उस समय के जो वीर सिंह जी थे वो उस समय अंग्रेजों के साथ तो थे, किंतु आंतरिक रूप से हिंदुत्व देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वो क्रांति के लिए बिगुल बजा रहे थे। और बनारसी दास जी को लाए, उन्होंने इस क्रांतिकारियों का सपोर्ट करके, सहयोग करके क्रांति की बिगुल बजाई। निश्चित तौर से बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे टीकमगढ़ के लिए वरदान है। बहुत ही अच्छी बात है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अरविंद जी हमारे टीकमगढ़ से। जी बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी, रखिए आप अपना प्रश्न। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुप्रभात जी। प्रश्न रखिए प्लीज, समय की बहुत कमी है, दर्शकों से अनुरोध है। बहुत ही जी। और आपके लिए विशेष रूप से हमारे जो एंकर मैडम है आदरणीय, उनको बहुत और पूरे आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न है सम्मानीय मिश्रा जी से कि युवा पीढ़ी के लिए बुंदेली साहित्य को हम किस तरह से आगे लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पठन पाठन में उनका रुझान तो है, पढ़ते हैं और लिखते भी है, लेखन भी है उनके पास साहित्य का, लेकिन उनकी जो मूल भावना बुंदेली के क्षेत्र में होना चाहिए, उसमें आपका क्या सोच है, किस तरह से चिंतन रहेगा युवा पीढ़ी के लिए, उन पर कृपया संदेश हमारा देने की कृपा करें सम्मानीय मिश्रा जी। धन्यवाद अर्जुन जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मसलन को क्षेत्रवाद की जो बोली होती है, बुंदेलखंड की जैसे बोली है, तो हमें सबसे पहले तो बुंदेलखंड की बोली के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हमें अपने परिवारों के बच्चों को जब स्टूडेंट की लाइन में वो प्रवेश करते हैं तो हम बुंदेली भाषा से, बुंदेली बोली से उनको दूर कर रहे हैं और खड़ी बोली लोपित कर रहे हैं। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी पीढ़ी को बुंदेली बोली के प्रति प्रेरित करें कि बुंदेली बोली बोलें। वो मातृभाषा मूलतः हमारी बुंदेली है। जब हम बुंदेली में परिपक्व बोलने में हो जाएंगे तो हमें जो अपने बुंदेली के साहित्यकारों के बीच संरक्षण लेकर के उनके साथ लेखन विधा में हमें बैठना चाहिए ताकि हम बुंदेली रचना का सृजन कर सकें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से समझाया, सही बात है। जब तक जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। हम उस बोली को अपनी बोलचाल में दिन भर अगर प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें हम परिपक्व होंगे और आगे बढ़ाएंगे। जी, मेरे मन में एक जो प्रश्न लगातार चल रहा है आपको सुनने के बाद में कि आपने किन किन साहित्यकारों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, क्या सीखा आपने उनसे और क्या गुना आपने अपने जीवन। सर, मैं रोकना चाहती हूँ आपको क्योंकि हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अमर कौशल जी राजस्थान से। जी अमर गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं आपका नमस्कार एमपी प्रोग्राम नियमित रूप से देखता हूँ। धन्यवाद। हमारे मेहमान बहुत सबको मैं रोकना चाहूंगा, ये नमस्कार एमपी नहीं है, ये नमस्कार एमपी सर प्रोग्राम है। नमस्कार एमपी का प्रोग्राम है सर। जी हाँ, नाम हमारा नमस्कार एमपी है। साहित्यकार से मुलाकात है। प्रश्न रखें प्लीज। जी मेरा प्रश्न ये है कि बुंदेली लोक भाषा के प्रथम कवि कौन है? क्या उनकी स्मृति को केंद्र में रखकर
संस्कृति विभाग साहित्य परिषद द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सही। देखिए, बुंदेली में जगनिक को बुंदेली का प्रथम कवि माना जाता है, और जगनिक के साथ साथ हमारे बुंदेलखंड के जो बहुत गहरे, बहुत प्रबुद्ध कवि हैं ईश्वरी, तो दो कवि बहुत ही प्रबुद्ध हैं हमारे, जो काल के साथ चल रहे हैं, जो समय के साथ चल रहे हैं। बुंदेली बोली के संरक्षक के लिए यदि कवि कोई है तो वो हैं हमारे ईश्वरी जी। लेकिन मैं शासन से, मध्य प्रदेश शासन से और संस्कृति विभाग से चाहूँगा कि ईश्वरी पर केंद्रित हर वर्ष कोई आयोजन प्रस्तावित किया जाए, ताकि बुंदेली बोली और बुंदेली भाषा के विस्तार के लिए हमारे बुंदेलखंड को कोई बहुत बड़ी चीज़ उपलब्ध हो सके। जी जी, सही बात है कि हम जब सुनते हैं, जब इतने बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि क्या क्या कुछ छोड़ कर गए हैं वो साहित्य हमारे देश के लिए। और जो मेरा प्रश्न था सर, उसका बहुत ही संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहूंगी। जी, फिर से बोलिए आप। जी, कि आपने किन किन बड़े साहित्यकारों का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ? जी, बुनियादी तौर से जब मैंने साहित्य में प्रवेश किया तो उस समय स्थानीय रूप से हमारे श्री वीरेंद्र शर्मा जी जो BTI में व्याख्या थे, आदरणीय श्री हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प जी जो संपादक और साहित्यकार रहे हैं, आदरणीय दुर्गेश दीक्षित जी, सत्यार्थी जी वगैरह वगैरह, बहुत से स्थानीय साहित्यकारों के सानिध्य प्राप्त करके मुझे स्थापित होने का समय मिला, हौसला मिला। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार जो माने जाते हैं, श्री हरिनारायण व्यास जो पूना के तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, इस तरीके से बहुत से राष्ट्रीय स्तर के कवियों के बीच और सम्मेलनों में जाकर के हमने उनका सानिध्य प्राप्त किया और नए लेखन विधा में मुझे प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि ऐसे साहित्यकार सच में हमारे सिर पर इनका साया बना रहे और देश को इनकी जो सेवाएं हैं वो मिलती रहें और हम इन्हें गुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। जी धन्यवाद आपका, नमस्कार। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम सेगमेंट, जो अगला सेगमेंट है उसमें आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मनोरंजन का जो साधन रहेगा वो होगा संगीत। तो आप चाय का प्याली लेकर आइए, मैं भी लौट कर आती हूँ बस कुछ ही क्षणों में।